प्यारी बुलबुल। ये कहानी उस काल की है जब चीन पर राजाओं का शासन होता था। इस राजा का एक बहुत सुंदर महल था और महल में सबसे शानदार जगह थी इसका हरा भरा बाग, जिसमें हर तरह के फूल थे। इनमें से कुछ फूल इसी बाग में पाए जाते थे और संसार में कहीं और नहीं। माली उनमें छोटी छोटी घंटियां बांध देता था। बाग इतना विशाल था कि अगर आप उसे दूर तक देखते जाओ तो आप देखेंगे कि वो एक जंगल में जाता है। उस जंगल में एक नदी बहती थी और उस नदी के साथ एक वृक्ष था जो एक बुलबुल का घर था। बुलबुल इतनी मधुर आवाज में गाती, जो कोई उस गीत को सुनता वो सम्मोहित हो जाता। ये राज्य इतना प्रसिद्ध था कि दूर दराज के देशों से लोग इसे देखने के लिए आते। लेखक इस राज्य के बारे में किताबें लिखते और उन सब किताबों में वो बुलबुल और उसके गानों के बारे में सबसे ज्यादा लिखते। एक दिन राजा स्वयं एक ऐसी किताब पढ़ रहा था। जब उसने बुलबुल के बारे में पढ़ा तो वो विचारों में खो गया। हमारे राज्य में ये कौन सा पक्षी है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया। मंत्री, ये क्या है जो मैं पढ़ रहा हूँ? हमारे राज्य में एक बुलबुल नाम का पक्षी है जो इतना मधुर गाती है कि उसे हमारे राज्य का सबसे खूबसूरत प्राणी माना जाता है। ऐसा क्यों है कि हमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना? अजीब बात है ये तो। महाराज, मैंने कभी ऐसे पक्षी के बारे में नहीं सुना है। जाओ, उसे ढूंढो और उससे कहो कि मेरे आगे आज शाम दरबार में वो गाएगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री तेजी से वहां गया। जैसे ही उसने राजा की आज्ञा सुनी, ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं, वो महल में जिस किसी से मिला उसने उनसे पूछा, पर किसी ने बुलबुल के बारे में नहीं सुना था। एक बार वो फिर राजा के पास गया। महाराज, ये बहुत संभव है कि इन लेखकों ने इस पक्षी के बारे में अपनी कल्पना के आधार पर लिखा है और वास्तव में ऐसा कोई पक्षी है ही नहीं महाराज। नहीं, जापान के राजा ने मुझे ये किताब भेजी है। जो कुछ भी इस किताब में लिखा है वो झूठ नहीं हो सकता। मैं बुलबुल को गाते सुनना चाहता हूँ। शाम तक उसे मेरे पास लेकर आओ, वरना पूरे राज्य को सजा भुगतनी पड़ेगी। जाओ। प्रधानमंत्री के पास और कोई पर्याय नहीं था। वो हर एक से पूछता रहा जिस किसी को वो मिलता इस पक्षी के बारे में। अंत में वो एक छोटी लड़की से मिला। बुलबुल? हाँ, मैंने उसे देखा है। मैंने उसे गाते भी सुना है। वो नदी के पास रहती है। सुनो, यदि तुम मुझे बुलबुल के पास ले चलोगी तो मैं तुम्हें एक पुरस्कार दिलाऊंगा। एक तरफ तो मंत्री लड़की के साथ जंगल की तरफ गया और दूसरी ओर उसने राजा को संदेश भेज दिया कि पक्षी मिल गया है। वे दोनों जंगल के उस भाग में पहुँचे जहाँ बुलबुल अक्सर गाती थी। बुलबुल ने अपना गाना शुरू किया। नन्ही बच्ची ने कहा, देखो, वहाँ देखो, यही वो पक्षी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मंत्री ने जो लड़की ने कहा वो कुछ भी नहीं सुना। वो बुलबुल के गाने से मंत्रमुग्ध था। क्या तुमने वो सुना? कोई भी उसे गाते सुनकर संसार को भूल सकता है। मैंने इससे मधुर गाना कभी नहीं सुना। सचमुच राजा इसे सुनकर मुग्ध हो जाएंगे। मेरी प्यारी बुलबुल, महल में आ जाओ। राजा तुम्हें गाते हुए सुनना चाहते हैं। मेरे लिए सम्मान की बात है कि राजा ने मुझे बुलाया है। मैं अवश्य आऊंगी। अपने साथ बुलबुल को लेकर वो महल की तरफ गए। महल बहुत खूबसूरती से सजा था और वो शानो शौकत से चमक रहा था। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। सभी दरबारी और रईस वहाँ उपस्थित थे। एक सोने का स्टैंड खास कर रखा गया था बुलबुल के लिए। बुलबुल उस पर बैठ गई और गाने लगी। उसका गाना इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि राजा की आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहता हूँ कि मेरी सोने की अंगूठी बुलबुल के गले में लटका दी जाए। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको मेरा गाना पसंद आया, यही मेरे लिए पुरस्कार है। राजा ने बुलबुल को आज्ञा दी कि वो महल में रहे। एक सोने का पिंजरा उसके लिए बनाया गया।
उसे दिन में 2 बार और रात में 1 बार उड़ने की इजाजत दी। 12 सिपाही उसके पास गए और वो उसके गले के गिर्द एक लाल फीता बांध देते। बुलबुल को इस तरह उड़ना बहुत ही नापसंद था। ये कुछ सप्ताह तक चलता रहा। एक दिन किसी ने राजा को एक बॉक्स भेजा जिस पर ये शब्द बुलबुल तराशा गया था। यकीनन ये जरूर एक नई किताब होगी जो बुलबुल पर लिखी गई है। पर बक्से में कोई किताब नहीं थी। उस बॉक्स में एक बुलबुल थी जिस पर हीरे और जवाहरात जड़े थे, और जब कोई उसकी पूंछ को दबाता तो वो बिल्कुल असली बुलबुल की तरह ही गाती। उसके गले से एक फीता झूल रहा था जिस पर लिखा था, ये बुलबुल जो जापान के राजा की है वो किसी काम की नहीं, चीन के राजा की कोयल के सामने। हर कोई नकली बुलबुल को देखकर बहुत खुश था। कितना बढ़िया उपहार है। चलो दोनों को एक साथ गवाएं। दोनों बुलबुल को एक साथ गवाया गया, पर उनका सहगान इतना आनंददायी नहीं था जितना असली बुलबुल का, क्योंकि उसका जो जी चाहता वो गाती, लेकिन नकली वाली सिर्फ वही गाने जानती थी जो उसके अंदर डाले गए थे। ये नकली बुलबुल का कसूर नहीं है, वो बस वही गा रही है जो उसे सिखाया गया है। फिर केवल नकली बुलबुल को गवाया गया। उसकी आवाज बिल्कुल असली बुलबुल की तरह लग रही थी और अपने चमकते हीरे के कारण वो बहुत नायाब लग रही थी। नकली बुलबुल ने बहुत से गाने गाए। कुछ समय बाद राजा ने कहा कि अब उसकी इच्छा है कि अब वो असली बुलबुल को चुने। बुलबुल कहाँ चली गई? क्या किसी ने उसे उड़कर जाते हुए देखा? ये कैसे हो सकता है कि किसी को पता नहीं कि वो कहाँ गई? ऐसा लगता है कि जैसे वो महल छोड़कर चली गई है। दरबार में हर कोई खुश था कि उनके पास एक नकली बुलबुल है जिसे वो बार बार सुन सकते थे, जो उन्हें अपने गानों से खुश कर रही थी। ये बुलबुल कितनी खूबसूरत है और वो इतना अच्छा गाती है। इसकी ओर देखते हुए इसे कोई नहीं कह सकता कि ये नकली बुलबुल है। हम जापान के राजा के इस उपहार को पाकर बहुत खुश हुए। मंत्री, अगले रविवार एक संगीत सम्मेलन का इंतजाम करो। मेरी कामना है कि पूरा राज्य इस बुलबुल की मधुर गीतों को सुने। जैसी आपकी इच्छा महाराज। अगले रविवार बुलबुल के संगीत सम्मेलन का इंतजाम किया गया। हर एक को ये बहुत पसंद आया, पर उनमें से कुछ ने असली बुलबुल को गाते सुना था। ये अच्छा है, पर असली बुलबुल की तरह नहीं। जब वो गाती है तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाबाश, ये बहुत अच्छा है। चाहे तुम कितनी बार इसे सुन लो, तुम और ज्यादा सुनना चाहते हो। नकली बुलबुल को राजा के कक्ष में रखा गया, उसके बिस्तर पर। सोने से पहले राजा उसके गाने सुनता और उसने उसे शाही गायक की उपाधि दी। ये उपाधि एक फीते पर सी दी गई थी और उसके गले के गिर्द बांध दी गई थी। अब नकली बुलबुल के बारे में किताबें लिखी जा रही थी। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल रही थी। 1 साल के बाद राजा और उसके दरबारियों ने उसके एक गाने को मुंह जुबानी याद कर लिया था। जैसे ही वो गाना शुरू करती, लोग साथ गाने लगते। पर एक रात जब नकली बुलबुल राजा के लिए गा रही थी, उसके अंदर कुछ टूटने की आवाज आई। अगले दिन राजा ने उसकी मरम्मत के लिए उसे एक घड़ी साज के पास भेजा। महाराज, मैंने पूरी तरह इस यंत्र की जांच कर ली है। बहुत ज्यादा और अक्सर गाते रहने के कारण उसके अंदर के तार और कनेक्शन पूरी तरह टूट गए हैं, और अगर मैं इसकी मरम्मत करने की कोशिश करूं तो इसकी लय पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मुझे आपको ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि ये फिर कभी नहीं गा सकेगी। ये सुनकर पूरा राज्य दुख में डूब गया, क्योंकि ये बुलबुल पूरे राज्य के लिए मनोरंजन का साधन थी। 5 साल गुजर गए। राजा बीमार हो गया और उसकी सेहत और बिगड़ गई। प्रजा राजा की सेहतमंद होने की प्रार्थना कर रही थी। महाराज, आप क्या कुछ खाएंगे? बताइए, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? राजा ने कुछ नहीं कहा। वो और कमजोर होता जा रहा था और ऐसा लगता था कि जैसे राजा को बचाया नहीं जा सकता था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसे कुछ भी याद नहीं था सिवाय इसके, गाओ,
गाओ मेरी प्रिय बुलबुल, गाओ। मैंने तुम्हें इतने सारे पुरस्कार दिए हैं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। गाओ। पर बुलबुल हिली नहीं। इसी क्षण राजा ने अचानक अपनी खिड़की के बाहर गाने की आवाज सुनी। एक आशा की किरण और खुशी राजा के चेहरे पर फैल गई। कुछ देर के बाद राजा ने सोचा कि उसने एक पक्षी की धुंधली सी छवि देखी है अपनी खिड़की पर। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और देखा कि असली बुलबुल खिड़की पर बैठी थी, वो गा रही थी। तुम वापस आ गई। गाओ गाओ मेरी प्रिय बुलबुल, गाओ। बुलबुल ने वहाँ कुछ और देर तक गाया। राजा की खुशी हर लय के साथ बढ़ती गई और ऐसा लग रहा था जैसे जीने की उसकी चाह दोबारा बलवंत हो रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बुलबुल। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी, पर आज वापस आकर तुमने मेरा जीवन लौटा दिया है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकता हूँ? महाराज, आपने मुझे पहले ही पुरस्कृत कर दिया। मुझे याद है जब पहली बार मैंने आपके सामने गाना गाया था, आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक कलाकार के लिए इससे बढ़कर पुरस्कार क्या हो सकता है? बुलबुल ने फिर एक और गाना गाया और उसे सुनते सुनते राजा सो गया। उसे सोते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में बहुत युगों के बाद सोया है। अगली सुबह जब राजा की जाग खुली, सूरज की किरणें खिड़की से छनकर आ रही थीं। बुलबुल उसके साथ ही बैठी थी और राजा पहले से कहीं ज्यादा बेहतर लग रहा था। हमेशा मेरे साथ रहो मेरी प्यारी बुलबुल। तभी गाओ जब तुम गाने के लिए प्रेरित हो। मैं तुम्हें फिर कभी मजबूर नहीं करूंगा। नहीं महाराज, मैं महल में नहीं रह सकती। जब भी आपसे मिलने का मेरा जी चाहेगा, मैं आ जाऊंगी। मैं करीब ही कहीं घोंसला बना लूंगी और जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके पास उड़कर आ जाऊंगी और आपके लिए गाऊंगी। अपने गाने के जरिए मैं आपको आपके राज्य के बारे में सब कुछ बताऊंगी, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। बेशक, मुझे बताओ, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी मैं तुम्हें दूंगा। आपको कभी किसी को ये नहीं बताना होगा कि मैं आपको राज्य के बारे में सब कुछ बताती हूँ। ठीक है, मैं सहमत हूँ। ये कहकर बुलबुल उड़ गई और राजा ने ये जान लिया कि हमें पक्षियों को पिंजरे में रखकर कैद नहीं करना चाहिए। उन्हें भी जैसा वे चाहें उन्हें रहने का हक है। किसी को गुलाम बनाने की इजाजत नहीं है। और पक्षी जब आजादी से उड़ते हैं और पेड़ों और जंगलों में गाते हैं, तभी वे बेहतरीन लगते हैं। वहाँ ही उनके असली घर हैं, ना कि महलों में और इंसानी घरों की चारदीवारी में। कुछ देर बाद जब मंत्री राजा से मिलने आया, उसने देखा कि राजा अपने बिस्तर पर नहीं लेटा है, पर इसकी बजाय खिड़की के पास खड़ा है। मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री तेजी से दौड़ गया, यह खुशखबरी सबको सुनाते हुए, और पूरे राज्य ने खुशियां मनाई।